हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी मस्त हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में शुरू कर रहा हूं मैं अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। अब देखो, लास्ट वीडियो से इसको रिलेट कर लो, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने दो चीजें देख ली हैं, मतलब लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने दो चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पहली चीज थी कि कैसे शहरों में जो गुड्स हैं उनका मूवमेंट होता था और कैसे वो जो गांव है वो शहरों को हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो शहर को एक्चुअल में शहर बना रही हैं। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि सिटी की एक बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक जो कि है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, यानी मेसोपोटामिया की सबसे यूनिक और पिक्यूलियरिटी की बात अगर मैं करूं तो वो थी वहां की राइटिंग स्किल लोगों की, वहां का पढ़ना लिखना, वहां का रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में जब ज्योग्राफी की बात करी थी, मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी की बात करी थी, तो मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी में हमने ये देखा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था, जहां पे सबसे ज्यादा मैं कहूं अर्बनाइजेशन हुआ था, जहां पे सबसे पहले सेटलमेंट शुरू किया लोगों ने, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलप हुई, वो था सदर्न पार्ट। अगर याद नहीं है तो जल्दी से वो वाला लेक्चर जाके देख लो, मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, तो क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थ में कैसी ज्योग्राफी है, ईस्ट में कैसी ज्योग्राफी है, वेस्ट में कैसी ज्योग्राफी है, साउथ में कैसी ज्योग्राफी। वेस्ट की तरफ तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ, ये मेन रीजन है जहां पर आपको ज्योग्राफी को बेसिकली समझना है। अब आज के वीडियो में बहुत अच्छे से आपको ध्यान से ये समझना है कि किस तरीके से सदर्न एरिया जो है मेसोपोटामिया का वो फ्लोरिश हुआ, और ना सिर्फ फ्लोरिश हुआ बल्कि वहां पे अर्बनाइजेशन ने कैसे धीरे धीरे वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम को आगे प्रमोट किया, कैसे मेसोपोटामिया में धीरे धीरे टेंपल्स और किंग्स की ग्रोथ हुई। तो बहुत ध्यान से समझना, मैंने ये जो टॉपिक लिखा हुआ है यहां पे, अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से में सदर्न पार्ट में क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। यू विल फाइंड सम ग्रेट सिटीज इन द सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया लाइक अरक, मारी, सो दीज आर सम बिग सिटीज। स्टिल रिकॉर्ड में ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो ये शहर थे यानी अर्बनाइज सेंटर्स थे, तो ये कहां डेवलप हुए, सदर्न मेसोपोटामिया में। एंड हाउ दिस अर्बनाइजेशन लेटर ऑन प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन मेसोपोटामिया, हाउ द किंग्स इवॉल्व्ड, कैसे यहां पर कुछ लोग हैं जो लीडरशिप जो है कमांड करना शुरू करते हैं, और कैसे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटी, रिलीजियस एंटिटी, टेंपल्स की ग्रोथ होती है। तो ये दो चीजें आप समझने वाले हो। बहुत कुछ ज्योग्राफी, बहुत कुछ क्या, लगभग आपने ज्योग्राफी पूरी समझ ली है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉब्लम्स से। हाउ द प्रॉब्लम्स बिकेम अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से समस्याएं अवसर बन गई यहां पे, वो ये आज के लेक्चर का मेन थीम पॉइंट है, और कैसे ये अपॉर्चुनिटीज आगे जाके मेसोपोटामिया की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई शुड से। सदर्न पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। तो नॉर्मली जब हम बुक्स की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर इसी तरह की प्रॉब्लम्स निकल के आती है, नेचुरल या मैन मेड, यानी कुछ जो ऊपर से बाय द प्रोविडेंस या ईश्वर या प्रकृति के द्वारा, या हम कह दें कि जो भी इस जगत को बना के रखा है, ठीक है, उसके द्वारा। दूसरी है हमारी खुद की, यानी कि हमने खुद उनको जन्म दिया है, मैनमेड प्रॉब्लम्स। तो नेचुरल प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे और उसके बाद हम मैनमेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। हाउ द नेचुरल एंड मैनमेड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इश्यूज एंड हाउ दोज इश्यूज हेल्प मेसोपोटामिया टू ग्रो इन पॉलिटिकल स्फीयर, कैसे उन समस्याओं ने हेल्प करी मेसोपोटामिया की। बहुत 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 अच्छी चीज समझनी है यहां पे कि प्रॉब्लम्स में क्या है, ग्रोथ है। तो देखो, मेसोपोटामिया में दो तरीके की समस्याएं हैं। एक तो प्राकृतिक समस्याएं हैं। कौन कौन सी प्राकृतिक समस्याएं हैं, अभी मैं बहुत अच्छे से विस्तार से उसका वर्णन किए देता हूं, कौन कौन सी मैनमेड समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, यानी कि प्रकृति प्रदत्त, नेचर के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो इमर्ज हो रही है यहां पर।
तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया में, आपको बहुत अच्छे से पता है 2 रिवर्स हैं। पूरी कहानी इन 2 नदियों के बीच में शुरू होकर खत्म हो गई है। अब मेसोपोटामिया का मतलब ही है 2 नदियों के बीच की जगह, तो 2 नदियों के बीच में ही कहानियां शुरू होनी है और खत्म होनी है। तो नदियों से ही समस्याएं आ रही हैं और नदियों से ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो देखो समस्या क्या आ रही है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, दजला और फरात, ये 2 नदियां हैं यहां पर, और इन 2 नदियों के द्वारा नेचुरल प्रॉब्लम्स कौन सी इमर्ज हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं अगर कहूं, देखो क्या है कि नदी है, आपको सिंचाई के लिए पानी देगी, लेकिन कभी कभी इतना पानी दे सकती है कि आपके यूज से वो अधिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूज की बात मतलब यूज तो ठीक है, आपके संभालने से बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैनेज करने से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप उस पानी को मैनेज नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं फ्लड। ठीक है, तो नेचुरल फर्टिलिटी का कारण थी ये 2 नदियां, द यूफ्रेट्स एंड द टाइग्रिस रिवर्स वर द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी इन दिस रीजन। ठीक है, बट यही 2 रिवर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर को नष्ट करती थी, एग्रीकल्चरल हैजार्ड का रीजन भी बनती थी। ठीक है, क्यों? कई बार क्या होता था कि ये जो चैनल्स हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स की, जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं हम, चैनल्स का मतलब है कि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, जब रिवर अपने कोर्स में फ्लो होती है तो कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो बहुत स्ट्रेट फ्लो होगी। आपको पता है रिवर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती हुई फ्लो होती है, ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा हम पढ़ा देंगे आगे। तो जब ये रिवर फ्लो होती है तो वो बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक होती है। ठीक है, इनमें कई रिवर्स आके मिलती हैं, बहुत सारी इन्हीं में से ब्रांचेस ब्रेक होती हैं। तो क्या होता है, इन्हीं को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। अब क्या होगा कि कई बार ये जो नेचुरल आउटलेट्स, नेचुरल चैनल बने हुए हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के, ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल चैनल जो है वो कई बार क्या करेंगे, क्रॉप्स में फ्लड की सिचुएशन अराइज कर देंगे, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, इतना अबंडेंस में पानी हो जाएगा, इतना पानी भर जाएगा इन एरियाज में कि पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, सम टाइम दे वुड चेंज कोर्स टुगेदर, कभी कभी तो ये अपना रास्ता पानी के फ्लो या पानी के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से, पानी इतना ज्यादा हो जाएगा इनमें, वॉल्यूम जो है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा पानी का कि कभी कभी ये अपने जो नेचुरल कोर्स था उसको चेंज करके दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे, या मैं कहूं कि अपना एक नया रास्ता बना लेंगे। अब हो सकता है वो रास्ता एग्रीकल्चरल फील्ड्स की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो उससे नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो सम टाइम दे वुड चेंज द कोर्स टुगेदर, साथ में ही वो चैनल्स जो है वो दूसरी तरफ फ्लो होना शुरू हो गए। हो सकता है वो सेटलमेंट का भी एरिया हो सकता है वो एनिमल हर्डिंग का एरिया हो सकता है वो क्रॉप का एरिया हो, यानी जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो रही हो, तो वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, डिवास्टेट हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ आ जाएगी वहां पे, फ्लड आ जाएगी वहां पे, और ऑब्वियसली बात है पानी पानी भर जाएगा चारों तरफ, तो फिर डिस्ट्रॉय होना ही ये सारी चीजों को, चाहे वो ह्यूमन सेटलमेंट हो चाहे वो खेत की बात करूं मैं। फिर आगे हम बढ़े, एज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलता है कि ये सिचुएशन इमर्ज हुई है? आज से हजारों साल पहले मेसोपोटामियंस वहां पे रह रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां बाढ़ आती थी? हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो है वो बर्बाद हो जाते थे? वी हैव रिकॉर्ड्स। आपने पिछले लेक्चर में बड़ा डिटेल में पढ़ा है कि मेसोपोटामियन पीपल जो है वो कई सारी चीजों को, ट्रांजैक्शंस के अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स को वो क्या करते थे, रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेते थे। इसके अलावा भी जब क्या हुआ, एक्सकेवेशंस हुए, मान लिया मैंने कि रिकॉर्ड में शायद बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये चीज हो, लेकिन जब एक्सकेवेशंस हुए तो जब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्सकेवेट करते हैं ना, दे आर परफेक्ट पीपल। उनके पास आज के डेट में हमारे पास साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं ये बहुत अच्छे से बता देती हैं कि किस एरिया में फ्लड था, किस एरिया में फायर जो है वो आउटब्रेक हुआ था। तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत आसानी से पता चल जाती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जो हैं हुए, जब आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए, तो ये और दूसरा एक्सकेवेशंस, दोनों चीजें, मतलब एक्सकेवेशंस और रिकॉर्ड दोनों हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि कई बार क्या होता था, ड्यू टू द फ्लड और ड्यू टू दीज नेचुरल कैलमिटीज द विलेजेस वर पीरियोडिकली रिलोकेटेड। एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित किया गया, उनको रिलोकेट किया गया, मतलब
पॉइंट ए पर एक सेटलमेंट था, गांव बसा हुआ था, और ड्यू टू द फ्लड, मान लीजिए वहां पे क्या हुआ, बाढ़ आ गई, बहुत अमाउंट में, वॉल्यूम में पानी आ गया। अब पॉइंट ए के जो लोग हैं पॉइंट बी पर जाकर जो भी अपने रिसोर्सेज बचा के लेके जाएंगे उनको वहां पर रखेंगे और धीरे धीरे वहां सेटलमेंट करेंगे। तो अब इससे सिमिलैरिटीज रिलेट करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पॉइंट ए पे पैटर्न ऑफ सेटलमेंट देखेंगे, उनके द्वारा यूज किए गए बर्तन देखेंगे, उनके द्वारा यूज किए गए ऑर्नामेंट्स देखेंगे, उनका लाइफ पैटर्न सब कुछ देखेंगे, और इसके बाद उसको मैच करेंगे, जब टाइमिंग्स को मैच करेंगे जब, तो इससे पता चल जाएगा कि अच्छा यही लोग थे जो वहां पे गए होंगे, बिकॉज दे हैव सिमिलैरिटीज, क्योंकि उनके बीच में समानताएं हैं, उनके लिविंग पैटर्न के बीच में समानताएं हैं, उनके यूज की गई चीजों के बीच में समानताएं हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये दो चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरल प्रॉब्लम्स आपने समझ ली कि किस तरीके से प्राकृतिक समस्याएं मेसोपोटामिया में समस्या क्रिएट कर रही थी। अब आते हैं मैन मेड। अब जहां इंसान है वहां खटपट तो होनी ही है। अब जब खटपट होनी है तो फिर कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन में इसके बाद बात करेंगे। पहले क्या खटपट है, समस्या क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैन मेड प्रॉब्लम्स की मैं बात करता हूं अगर, यानी इंसान की अराइज की हुई, इंसान की बनाई हुई जो प्रॉब्लम्स थी, मींस पॉइंट ए पर कुछ लोग रहते हैं, या नॉर्दर्न पार्ट में मेसोपोटामिया के कुछ लोग रहते हैं, तो वो सदर्न पार्ट के लोगों के लिए, सदर्न पार्ट के सेटलमेंट वालों के लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। सो मैन मेड प्रॉब्लम, दोज हु लिव्ड इन द अपस्ट्रीम, होपफुली आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पता है। एक नदी है भाई साहब, ये नदी बहते बहते इस तरीके से जाती है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, ठीक है। मान लो ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो यहां से ये इंडस रिवर फ्लो होती है, और ये इंडस रिवर जो है वो इस तरीके से बहती हुई अपने यहाँ पाकिस्तान चली जाती। अब ये आपका पाकिस्तान का एरिया हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई भाई। चल, तो इंडस रिवर जो है, एक एग्जांपल आपको समझने के लिए दे रहा हूं, सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, तो वो जो है भारत से होती है पाकिस्तान में। यहां आप देख रहे हैं वो अपनी हाइट्स में फ्लो हो रही है, यहां पर वो लोअर एरिया में, लो लैंड में फ्लो हो रही है। सो दिस एरिया कैन बी टर्म्ड एज अपस्ट्रीम। बहुत इजी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आपके समझ में आ जाए। दिस कैन बी टर्म्ड एज डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो ऐसे ही जब यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर जो है आपकी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रही है। अब जब नॉर्थ से साउथ की तरफ ये दोनों रिवर्स फ्लो हो रही हैं, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में फर्क ये होता है कि अपस्ट्रीम वाले जो लोग हैं वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम वालों के लिए, ठीक है ना। आपने न्यूज़ वगैरह में कई बार पढ़ा होगा, जैसे ब्रह्मपुत्रा है वो अपस्ट्रीम में बहती है और वो चाइनीज रीजन है, वहां पे कई बार वो वहां पे डैम्स बना के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या उन्होंने डैम बनाया है, भविष्य में हमारे लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं। सो अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस, दोज हु लिव्ड इन अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस। अब ये लोग बदमाशियां कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया पानी ठीक ठाक है इस समय, है ना, और क्यों ना हम थोड़ा फसलों में अपने थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ले लें। तो अपस्ट्रीम में रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग क्या करते थे, डाइवर्ट कर देते थे सो मच वाटर इन देयर फील्ड्स। कभी कभी तो रोक लिया और कभी कभी पानी पूरा जाने दिया, कभी कभी यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, पूरा का पूरा पानी डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ। तो कई बार क्या होगा, ये पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे कि भाई हमको यूज करना है, और कई बार अमाउंट ऑफ वाटर जो है पूरी तरह जाने देंगे। मतलब सामने वाला या नीचे डाउनस्ट्रीम में रहने वाला व्यक्ति है, जब उसको हो सकता है उतनी रिक्वायरमेंट ना हो, तब उसको कभी एक्सेस अमाउंट में पानी मिल जाए तो उसको फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, और कभी उसको जब पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो पता चला कि ड्रॉट की सिचुएशन बन गई, सूखे की सिचुएशन बन गई, और उसको पानी सफिशिएंट अमाउंट में मिला ही नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, अपस्ट्रीम वाले पानी को डाइवर्ट कर देते थे, क्लियर है। सो डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड्स, अपने खेतों की तरफ डाइवर्ट कर लिया। इस बार उनको रिक्वायरमेंट, अच्छी खासी फसल हो सकता है, हमको फायदा हो जाए, पानी तो चाहिए ही, डाइवर्ट कर लो, पहले अपने यूज में आए, जब हम पर्टिकुलरली यूज कर लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, तो फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ भेज देंगे, हमने जो ब्लॉकेजेस बनाए इनको ब्रेक कर देंगे। तो
अपने फील्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट करवा देंगे, या मैं कहूँ नीचे की तरफ की जो फसलें हैं उनको पानी की कमी पड़ जाएगी। फिर समटाइम्स दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट। अब जब रिवर्स फ्लो हो रही हैं तो अपने साथ डिपोजिशंस लेके आ रही हैं, तो जब डिपोजिशंस लेके आ रही हैं तो क्या होगा, फ्लो होती है, कई बार पानी को रोकते भी हैं, ये लोग रोकते हैं तो डिपोजिशंस जो है वो वहीं पर डिपॉजिट होना शुरू होंगे, सिल्ट्स वहां पर डिपॉजिट होंगे। पानी तो यूटिलाइज कर लिया इन्होंने, पानी यूटिलाइज करने के बाद भूल गए, जो सिल्ट डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है, उन चैनल्स में उनको क्लीन ही नहीं किया। उनको जब क्लीन नहीं किया तो उससे पानी और ब्लॉक होगा, तो फिर नीचे जो भी पानी पहुंच रहा था वो भी नहीं पहुंचेगा। क्लियर है? तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो द अर्ली मेसोपोटामिया कंट्री साइड्स और रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होगा, अपने अपने डंडे लाठियां उठाएंगे और कहेंगे रुक जाओ, तुम खूब पानी रोकते हो, हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हम खाएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है। सो क्या क्रिएट होगा, वॉर लाइक सिचुएशन। ठीक है, युद्ध की परिस्थिति यहां पे क्रिएट हो जाएगी, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा, वॉर लाइक सिचुएशन में कुछ लोग होंगे। अब यहां पर एंट्री हो जाएगी किंग्स की, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टेंपल्स और किंग्स की। तो कैसे इन प्रॉब्लम्स ने हेल्प किया मेसोपोटामिया में किंगशिप को डेवलप करने में, या मैं कहूं कि देखो बड़ा इजी है, हिस्ट्री समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, रिलेट करते जाओ चीजों को। हाउ द इवेंट्स आर हेल्पिंग टू क्रिएट द फ्यूचर, कैसे हिस्ट्री के इवेंट्स जो है वो भविष्य को बना रहे हैं। ऐसे ही अब जरूरत पड़ रही है, जब वॉर होगा तो कोई लीडरशिप भी करेगा ना, कोई एक उनमें से ज्यादा ताकतवर होगा, वो कहेगा चलो बताते हैं, बहुत हो गया, कई दिनों से हो गया, है ना। कुछ लोगों के मन में होती है बात कि भाई हम विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन मन ही मन में रह जाता है। लेकिन उन्हीं में से कोई एक ज्यादा हिम्मत वाला लीडर खड़ा हो जाता है और वो सारे जो लोग हैं उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है, और इस तरीके से सारे लोग उसके फॉलोवर बन जाते हैं, वो लीडर बन जाता है, उसका नाम हो जाता है इतिहास में। इतिहास यही है। चलो, कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर इन द रीजन, कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर इन द रीजन, ठीक है, इस क्षेत्र में लगातार युद्ध की परिस्थिति क्रिएट है, इस क्षेत्र में लगातार युद्ध की परिस्थिति क्रिएट है। अब जब वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉरफेयर होंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे द पर्सन हु इज लीडिंग द वॉर, वो व्यक्ति जो युद्ध को लीड कर रहा होगा, ठीक है, वह व्यक्ति जो युद्ध को लीड कर रहा होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, अब बिकॉज ऑफ अपने नेतृत्व से, अपने लीडरशिप में, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्किल, he will emerge victorious in the war, युद्ध में वो विजेता बन के निकलेगा। ठीक है, अब जब युद्ध में विजेता बन के निकलेगा तो युद्ध हुआ है, युद्ध में एक व्यक्ति जो है वो जीता हुआ है, विक्टोरियस है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा व्यक्ति जो है वो डिफीट होगा, और जो डिफीटेड ग्रुप है उसको बंदी बनाना पड़ेगा, उसको शर्तें माननी पड़ेंगी जीते हुए पार्टी की। ठीक है, सो देयर वर पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल who will be imprisoned, इनको बंदी बनाया जाएगा, प्रिजनर्स होंगे ये लोग, ठीक है, प्रिजनर्स फ्रॉम डिफीटेड ग्रुप। ठीक है, साथ साथ ये जो पर्सन है जो जीता है, राजा जो अपने आप को लीडर, अब देखो जो समझदार लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, समझदार लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा शेयर करते हैं, ध्यान रखना। समझदार लीडर वो नहीं है जो जीत का पूरा श्रेय अपने पास रख ले, और ना सिर्फ जीत का श्रेय, उस जीत से मिले हुए संसाधनों को, रिसोर्सेज को भी अपने पास रख ले पूरा का पूरा। जो पूरा सहेज के रखना चाहता है वो लीडर नहीं बन पाता, जो बांटना शुरू करता है वो लीडर बनता है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो क्रेडिट हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो लीडर अब क्या करेंगे, लीडर जो है वो इंप्रिजन तो करेंगे डिफीटेड पार्टी के लोगों को, साथ साथ जितना सामान लूटा गया है यहां पे, ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी पार्टी है, पार्टी 1 और पार्टी 2 के बीच में युद्ध हुआ है, तो पार्टी 1 जीत गई है, पार्टी 2 के जो रिसोर्सेस होंगे उन रिसोर्स पर किनका कब्जा हो जाएगा, पार्टी 1 का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, अब लीडर क्या करेगा, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो लीडर क्या करेगा, अपने फॉलोवर्स में लूट का हिस्सा थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनको भी खुशी होगी, उनको भी लगेगा हाँ हमने वॉर में अगर कंट्रीब्यूट किया, अपनी लाइफ जो है वो स्टैक पे रखी, तो हमें कुछ मिला भी, और जब हमें मिला तो हम आगे और ज्यादा हिम्मत और शिद्दत के साथ युद्ध करेंगे। ठीक है,
समझ में आ रही होगी बात। दूसरी चीज साथ में क्या होगा, अब इन लोगों को बेचारे जो प्रिजनर्स हैं, तो युद्धबंदी जो होता है, हारा हुआ जो इंसान होता है, ठीक है, एक होता है देखो हार को दिमाग से स्वीकार कर लेना, एक होता है कि ठीक है अपेरेंटली हम इस पर्टिकुलर परिस्थिति में अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाए या अपनी चीजों को नहीं साबित कर पाए, अगली दूसरी परिस्थिति में देखेंगे। एक होता है कि नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे जीवन में कभी, ठीक है। तो जब हम ये मान लिए कि जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब हार हो गई, ठीक। हमने गिव अप ही कर दिया कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डिफीट, एक्चुअल डिफीट। बट फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन मोमेंट, इट माइट बी पॉसिबल कि ठीक है हाँ हम प्रूफ नहीं कर पाए या शायद हम नहीं अपने आप को शो कर पाए जैसा हमें करना था, तो ये मोमेंटस है, इसे आप डिफीट नहीं। यहां बेचारे, बट इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर ये लोग जो है, जो डिफीटेड लोग हैं, जो अपने आप को बेचारे उस पर्टिकुलर मोमेंट में नहीं प्रूव कर पाए हैं, तो इनको अब एम्प्लॉय किया जाएगा। ये लोग गुलामों की तरह, सर्वेंट्स की तरह यहां पर रहेंगे, और इन दोनों कंडीशंस में ये जो राजा है या द पर्सन हु इज लीडिंग दीज वॉर्स will increase his influence, ठीक है। तो किंग्स का डेवलपमेंट हो गया ना, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से ये चीज, ठीक है। चलो अब धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसी जीत और होती चली जाएंगी, एंड विक्टोरियंस चीफ बिगिन टू ऑफर प्रीशियस बूटी टू द गुड्स, ठीक है, टू द गॉड्स। यानी जो कीमती सामान है, वो कीमती सामान ना सिर्फ लोगों में बांट दिया जाएगा, बल्कि अब क्या करेगा ये चीफ, अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाने के लिए ईश्वर को, देवताओं को बहुत बड़े बड़े ऑफर, उपहार करेगा, ठीक है, यानी कि गिफ्ट करेगा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो है वो ऑफरिंग्स देगा। चलो ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स, वो लूट का पैसा या संसाधन या रिसोर्स मंदिरों के सौंदर्यीकरण में, टेम्पल्स को और सुंदर बनाने में खर्च करेगा, ठीक है। लोगों को एक्सपीडिशंस में भेजेगा टू फेच फाइंड स्टोन्स, ठीक है, जाओ प्रीशियस स्टोन्स लेके आओ, लैपिस लाजुली लेके आओ, ये लो पैसे, चिंता मत करो बहुत पैसा है अपने पास, ठीक है, और स्टोन्स लेके आओ। सो दिस लीडर और द किंग वुड सेंड द मैन इनटू द एक्सपीडिशंस, अलग अलग अभियानों में भेजेगा ताकि आप स्टोन्स लेके आइए, अलग अलग मेटल्स लेके आइए, जिससे मंदिरों का और सौंदर्यीकरण हो सके, मेरा इन्फ्लुएंस और बढ़ सके, ठीक है। ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ इन एन एफिशिएंट वे टू अकाउंटिंग फॉर थिंग्स दैट कम इन एंड वेंट आउट। साथ साथ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि राजा, देखो बड़ा बदमाश आदमी होता है, ठीक है ना, जो लीडर होता है वो जानता है इन्फ्लुएंस तो बढ़ाना ही है, लेकिन इन्फ्लुएंस बढ़ाने के साथ साथ ध्यान भी रखना है कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है। अगर आप अपने इन एंड आउट पर ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी आउटगोइंग ज़्यादा है और इनकमिंग कम, मतलब कहने का कि अगर आपकी वेल्थ जो है उसमें आपका इनकम सोर्स और जो आपका एक्सपेंडिचर सोर्स है उसके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो इतना वाइड है कि आपकी जो इनकम सोर्स है वो बहुत कम है और एक्सपेंडिचर वाला हिस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से ये इंसान समझ रहा है, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग हो रही है चीजों की कि जितना आ रहा है और जितना जा रहा है उसका एफिशिएंट वे में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ठीक है। दिस गिव द किंग हाई स्टेटस। अब जब व्यक्ति इस तरीके से कमांड करेगा सोसाइटी को, तो कौन उसके अंडर में काम नहीं करना चाहेगा। सो दीज वर द रीजंस बिकॉज ऑफ दैट द पीपल एक्सेप्टेड मेसोपोटामियन किंग्स और द पर्सन हु एक्टेड लाइक अ किंग, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया लोगों ने कि यार इतना बढ़िया मैनेजर है, इतना बढ़िया मैनेज कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका अकाउंट ना मेंटेन किया गया हो। तो ऐसे ही व्यक्ति को तो आप राजा बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को राजा थोड़ी बनाएंगे कि सुबह जो है उठा और भूल गया कि यार रात में क्या खा के सोए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लीडर्स एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ विलेजेस क्लोज टू देमसेल्व्स। देखो एक तो हमने इसके फर्स्ट हिस्से में पढ़ लिया कि प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुई, प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज क्या हुई, उन अपॉर्चुनिटीज में टेम्पल्स और किंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अब हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो टेम्पल्स और किंग्स में, किंग्स का आपने काफी कुछ समझा, अब किंग्स के साथ साथ टेम्पल्स भी समझ लो आप थोड़ा सा, ठीक है। ये क्रक्स है यहाँ पे।
तो मैं पहले ही बता देता हूं। तो टेम्पल्स और किंग्स दोनों अब थोड़ा सा पैरेलली यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में और आगे जो पैराग्राफ्स आएंगे उनमें चलेगा, ठीक है। तो जो लीडर लोग हैं इनको अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, अपने आप को डोमिनेट रखने के लिए हमेशा क्या चाहिए, हमेशा लोग चाहिए, ठीक है। तो जब लोग चाहिए तो क्या होगा, मैन पावर चाहिए ना, पीपल चाहिए। तो इन्होंने हमेशा प्रमोट किया कि यार क्या करो, लोगों को आप हमेशा रखो कहां पर, क्लोज टू द टेम्पल, ठीक है। यानी मंदिर के आसपास ही रहने चाहिए, जहां मैं रहता हूं एग्जैक्टली वहीं पे ये लोग भी रहें, मंदिर के आसपास ही रहेंगे तो मुझे ये लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। आसानी से रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, क्लियर है। सो दीज किंग्स दे ऑलवेज इनकरेज द कॉमन पीपल, द कॉमनर्स और द सेटलर्स टू सेटल नियर बाय द टेम्पल, ठीक है। गांव कहां पर बसे, ज्यादातर मंदिरों के आसपास बसे, ठीक है। या मैं कहूं कि जहां पर राजा रहता है, शहर जहां पर है, शहर से लगे हुए, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत डिस्टेंस नहीं होना चाहिए विलेज और सिटीज के बीच में, क्लियर, ताकि रिसोर्सेज बहुत इजीली मिल जाएं, ठीक है। इंसान भी ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो सके, ऑलराइट, है ना। तो यही चीज यहां पर समअप की जा रही है, ठीक है। क्यों इंकरेज किया, ये दो पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, टू बी एबल टू गेट एन आर्मी एंड पीपल वुड बी सेफ इन क्लोज टेरिटरी। ऑब्वियस सी बात है, जब राजा है तो वो उनको अगर पास में सेटल करवा रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा कि टेंशन मत लो, आपके लिए हम हैं, इन केस कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपको खतरा महसूस हुआ तो हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे शहरों का विकास होने लगा, एज द सिटी वॉज ग्रोइंग, ठीक है, हम वहां पर पाते हैं कि शहरों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल जो है, मान लो ये सेटलमेंट है, ठीक है। तो इन सेटलमेंट्स में हमने ये ऑब्जर्व किया है, हमें ये एविडेंसेस से पता चलता है कि एक डिफेंसिव वॉल जो है वो बनाई गई थी लीडर्स के द्वारा। ये डिफेंसिव वॉल इसलिए बनाई गई थी कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि अटैक होता है, ठीक है, इन्वेजन होता है, तो ये वॉल हमारी हेल्प कर सके, उस अटैक या उस इन्वेजन से निपटने के लिए हमें टाइम दे दे। ऐसा नहीं है कि है ना खुला हुआ है पूरा चौतरफा मकान और कभी भी आके जो है वो लुटेरे आ गए, है ना, आपके सीधे बेडरूम में पहुंच जाएं। तो आप दरवाजा इतना मजबूत बना लो, दीवारें इतनी मजबूत बना लो कि लगे 2 4 6 10 घंटे, एक आध दिन उनको तोड़ने में, ठीक है, फोड़ने में, तब तक आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाएगा आपको बैकअप या डिफेंस, ठीक है, जिससे आप इस अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या एटलीस्ट अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। सो डिफेंसिव वॉल मिलती है हमें। अरक नाम का शहर है, इसकी फोटो मिल जाएगी आपको आपके बुक में। अरक नाम का जो शहर है उसके अभी मैं दिखाऊंगा भी आगे जाके, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि मैंने कह दिया किताब देखने चल दो, ठीक है ना, सब दिखा देंगे यहाँ पे। मतलब ये मान के चलो कि बुक नहीं भी खोलोगे तो चलेगा, अच्छी बात है, खोलो बुक और पढ़ो, मैं रिकमेंड यही करूंगा। पर वीडियो देख के बुक खोल के पढ़ोगे तो सब कुछ दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। चलो, तो अरक नाम का शहर है, इस अरक नाम के शहर के चारों तरफ हमें यहाँ पर डिफेंसिव वॉल देखने को मिलती है, एक सुरक्षात्मक दीवार देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अरक नाम का शहर है जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये शुरू में लगभग 3000 BCE की बात करें तब इसके प्रमाण मिलते हैं ग्रो होने के, ठीक है। और धीरे धीरे ये काफी बड़े एरिया में ग्रो कर गया। 250 हेक्टेयर्स जो है वो छोटा एरिया नहीं होता, ध्यान रखिएगा, और अभी तो ये और ज्यादा ग्रो करेगा। इनफैक्ट हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ये अरक जैसे शहर हैं इतने बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे आगे जाके कि मेसोपोटामिया की तुलना आप मतलब बाकी और जगह से कहीं से कर ही नहीं सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको इतने बड़े शहर नहीं मिलेंगे, लगभग इसके आसपास इससे कम वाले ही शहर मिलेंगे, शायद आसपास जा रहे हो, थोड़े से छोटे ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके पीछे एक और रीजन है, मतलब मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा है कि आप थोड़ा सा अंडरमाइन करें, इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है कि ये उतने वेल प्लान्ड सेटल नहीं थे। तो जगह बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जगह तो आप बढ़ाते चले जाओ, लेकिन जब आप वेल प्लान्ड सेटल होते हो तो थोड़ा सा आपको एक एरिया का ध्यान रखना होता है। तो इंडस वैली में हिंदुस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो शहर मिलेंगे वो बड़े वेल प्लान्ड मिलेंगे ज्यादातर। तो ये एक रीजन हो सकता है कि शायद बहुत बड़ा मतलब एक शहर बहुत बड़े एरिया में उतना एक्सपेंडेड ना रहा हो, क्लियर। तो
जब ये 250 हेक्टेयर का है और धीरे धीरे और बढ़ रहा है, तो एज पर दी रिकॉर्ड्स, एज पर दी एविडेंसेस, डजन्स ऑफ विलेजेस जो कि इसके आसपास थे, डिफेंसिव वॉल बनाएंगे। जैसे जैसे शहर बढ़ेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव वॉल बनाएंगे। शहर को और एक्सपैंड करते चले जाना है तो विलेजेस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो वी हैव एविडेंसेस डजन्स ऑफ स्मॉल विलेजेस वर डिजर्टेड, यानी कि दर्जनों छोटे छोटे गांवों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, ठीक है, उनको मिट्टी में मिला दिया गया शहर बनाने के लिए, ठीक है, कह सकते हैं उनको कवर कर लिया गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उनको मार के भगा दिया गया, एक्चुअली उनको पूरी तरीके से यहां पे ले आया गया, ठीक है। चलो धीरे धीरे 200 सालों में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 200 सालों में 3000 BCE में अर्क जो है 250 हेक्टेयर था, और अगले 200 सालों में जस्ट जो है आप देखो 400 हेक्टेयर, बहुत बड़ी चीज है, दुगना, ठीक है, लगभग दुगने के पास पहुंच रहा है। 100 हेक्टेयर और कर दो तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 हेक्टेयर्स के आसपास ये पूरा जो शहर है वो एक्सपैंड हो चुका था। इट्स गुड नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है, एक बड़ा अच्छा नंबर है ये, ठीक है, और ग्रोथ को शो कर रहा है कि कितना तेजी से इन 200 ईयर्स में, 200 सालों में कितना बढ़िया तेजी से अरक नाम के शहर का विकास हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशंस हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों के, टेम्पल्स जो बन रहे हैं, ये कर कौन रहा है? वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर टेम्पल और डायरेक्टली फॉर द रूलर जो है, ये जो बंदी बनाए गए लोग हैं इन शहरों के एक्सपेंशन में इस्तेमाल कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो बड़े बड़े शहर एक्सपैंड होते हैं तो इनके एक्सपेंशन में, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में लोकल लोग, खासकर ऐसे लोग जो नीडी हैं, ऐसे लोग प्लस वॉर कैप्टिव्स लोगों को इंक्लूड किया जाता था। और ऐसा ही नहीं था कि जबरदस्ती इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा और इंक्लूड करने के बाद जो है वो भुला दिया जाएगा, ठीक है, नहीं, इन सभी लोगों को बकायदा क्या होता था, राशन दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, इनका ये काम फ्री में नहीं लिया जाता था, इनको राशन दिया जाता था, ठीक है, इनको राशन पे किया जाता था। तो दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशन। इनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जाती थी, और खाने पीने की चीजें ऐसे नहीं कि सिर्फ मुहैया करा दी गई, इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता था, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, ठीक है। हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास का मतलब ये नहीं कि मैंने एग्जैक्टली ऐसे लिस्ट रख रखी है। आप जाओ मेसोपोटामिया, या आप चले जाओ जहां पे म्यूजियम में ये रखे हों रिकॉर्ड्स, टेबलेट्स, जाओ क्ले टेबलेट्स देखो, और कहीं ना जा पाओ तो बुक देख लो। अब ये कहोगे कि पढ़ें कैसे, तो उसके लिए मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, वो मेरे को भी नहीं आती। तो आप मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट से, क्ले टेबलेट से ये एविडेंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मेसोपोटामिया में कैसे राशन वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और वो प्रॉपर जो है वो वेल अकाउंटेड किया जाता था, उसको लिख के रखा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लोगों के नाम एंड क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स क्लॉथ, ठीक है, कि भाई हमने मिस्टर सुरेश को, ठीक है, हो सकता है मेसोपोटामिया में ऐसे नाम ना हो, ठीक है, कुछ भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो किसी को ऑफेंड नहीं करना है अपने को, तो पर्सन ए को, ठीक है, हमने पर्सन ए को 1 किलो जो है वो बार्ले दिया है, जौ दिया है, ठीक है, और 2 जोड़े जो है कपड़े दिए हैं। तो दैट वाज रिकॉर्डेड इन द क्ले टेबलेट। ये चीज क्ले टेबलेट में लिख दी गई, ठीक है, वहां पर निशान बना दिया जाएगा इस तरीके से कि पर्सन ए को कपड़े दिए गए हैं और जौ दिया गया है उसको खाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अकाउंटेड। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेंपल्स टुक 1500 मैन वर्किंग 10 आवर्स अ डे फॉर 5 years। हिसाब निकाल लो भाई साहब, ठीक है ना, 1500 लोग काम कर रहे हैं, 1500 लोग, ठीक है ना, पर डे 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल तक काम कर रहे हैं, 5 years। जल्दी से निकाल के दिखाओ कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट में आंसर बता देना कि कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। 1500 लोग 10 घंटे पर डे काम करते हैं, ठीक है, टेम्पल्स बनाने के लिए,
और सिटी के एक्सपेंशन करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स के लिए, मतलब कभी कई बार कंस्ट्रक्शन हो रहा है या ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वहां पे चल रही हैं और उनमें लगातार लोग, अमाउंट ऑफ पीपल यू कैन सी 1500 पीपल एट दैट टाइम वर्किंग फॉर 10 आवर्स, ठीक है, फॉर 5 years continuously, that is not a easy thing, ठीक है, मतलब अच्छी खासी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि इम्पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बट उस समय ये अपने आप में एक अच्छा फिगर है, ये शो करता है कि हाउ डेडिकेटेड दे वेर और कितने बड़े अमाउंट में काम हो रहा होता था वहां पे उस समय, ठीक है। चलो, अराउंड 3000 BCE ब्रॉन्ज टूल्स केम इनटू यूज इन उरक, ठीक है, अरक नाम के शहर में धीरे धीरे हमें ये एविडेंसेस मिलता है कि ब्रॉन्ज टूल्स जो है वो उपयोग में आने लग गए थे, ठीक है, कांसे के जो बर्तन हैं वो यूज में आ रहे थे लगभग इतने साल पहले। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पर आर्किटेक्ट्स थे वो टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए ब्रिक के कॉलम्स या घर बनाने के लिए ब्रिक के कॉलम्स जो है वो बना रहे थे या बनाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हमको मिलता है, जो इवेंट, मतलब लैंडमार्क इवेंट कह सकते हैं, वो ये कि धीरे धीरे अब पहिए का उपयोग शुरू हो गया था। तो हमें एक ये टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क एविडेंस मिलता है कि अराउंड दिस टाइम पीरियड द मेसोपोटामियन पीपल स्टार्टेड यूजिंग पॉटर्स व्हील, ठीक है ना, पहिए का इस्तेमाल, पहिया मतलब चाक, सॉरी ऐसा कहना चाहिए, चौक नहीं, चाक, ठीक है। चाक मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं अगर इसको, तो पॉटर्स व्हील मतलब जैसे जो कुम्हार होता है ना, पॉटर जो बर्तन बनाता है, तो वो आप देखे होंगे कि एक घुमाता है उसको और उसमें वो पॉट्स को डिफरेंट शेप देता है, ठीक है। तो दिस वाज दैट पॉटर्स व्हील। तो वो पहले उस चाक को घुमाता है और उसके बाद फिर वो डिफरेंट पॉट्स को या बर्तनों को एक पर्टिकुलर शेप देता है, तो उसे हम पॉटर्स व्हील कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में इवेंट है, ठीक है, जो उनके टेक्नोलॉजिकल स्किल को शो करता है, ठीक है। ये सारा कुछ हमें कहां से पता चल रहा है? ये सारा कुछ जो हमें पता चलता है ये सब सील से, या मैं कहूं कि जो वहां पे उस समय क्ले टैबलेट्स थे ना, उनसे पता चलता है, ठीक है ना, जो क्ले टैबलेट रिकॉर्ड के तौर पर सर्व करते थे, ठीक। चलो, मेसोपोटामिया में हमें इस तरह की सील मिली है। अब ये सील बहुत कुछ आपके रेगुलर लाइफ का मतलब है वहां की सोशल लाइफ को, वहां के रिलीजियस लाइफ को, ठीक है, वहां के कल्चर को, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है, किस तरह के ऑर्नामेंट्स वो पहन रहे हैं, किस तरह का सोशल लाइफ वो जी रहे हैं, किस तरह का रिलीजियस पैटर्न है उनका, कौन कौन से देवताओं को मानते हैं, ठीक है, क्या कल्चर वो फॉलो करते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको सील से इंफॉर्मेशन कई जगह पे मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सील से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। बस अंतर क्या है कि पुराने भारत की जब हम बात करते हैं, अर्ली इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो पुरानी जो स्टोन सील्स हैं, वहां पे पत्थरों की जो सील है वो थोड़ी अलग तरीके की बनती थी, वो स्टाम्प तरीके की बनती थी। मतलब आज के डेट में जैसे आप देखोगे तो होता क्या है कि मान लो एक पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर पे आप जो सील लगाते हैं वो मतलब स्टाम्प जैसी लगती है, उसका इंप्रेशन आप क्रिएट करते हो, है ना। और इंप्रेशन क्रिएट करने का मतलब ऑथेंटिकेट करना, सिंपल है ना। तो कोई भी उसमें एक निशान बना होगा, कुछ भी एम्बलम बना होगा, कुछ भी लिखा होगा, आपने उसको इंक के थ्रू उसका इंप्रेशन दे दिया किसी भी चीज में, तो वो हो गया ऑथेंटिकेट एक तरीके से, ठीक है, जेन्युइन हो गया। मेसोपोटामिया में थोड़ा डिफरेंट सिस्टम, आज भी आप इंडिया में इसी तरह का सिस्टम इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इसी तरह का सिस्टम इस्तेमाल करते हो, इंप्रेशन वाला, क्लियर। और आज से हजारों साल पहले, 5000 6000 साल पहले भी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम कर रहे थे, वहां के लोग भी ठीक इसी तरह की सीलों का इस्तेमाल करते थे, इंप्रेशन वाली, क्लियर। उसमें कुछ एम्बलम्स बने होते थे, कुछ पिक्चर्स बने होते थे, और उनका अपना कुछ इंपॉर्टेंस होता था, और उनका इस्तेमाल किया जाता था चीजों को ऑथेंटिकेट करने के लिए। मेसोपोटामिया में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना। मेसोपोटामिया में इस तरह का स्टैम्प सिस्टम नहीं चलता था। आप चित्र देख रहे हो और उस चित्र में आपको डिफरेंट तरीके के जो है वो सील दिख रही है। मेसोपोटामिया में जो सील होती थी वो सिलेंड्रिकल सील होती थी, ऐसे जो है वो स्टैंप वाली सील आपको यहां पर नहीं मिलेगी। अब ये सिलेंड्रिकल सील में होता क्या था कि बीच में से उस सिलेंडर को पियर्स कर दिया जाता था, ठीक है, उसमें से होल कर दिया जाएगा,
ठीक है। और जब होल कर दिया जाएगा तो सिलेंडर में से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जैसे रोल करने के लिए उसको इजिली यूज कर सकते हो, ऐसा बना लिया जाएगा, जब बेलन की तरह का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स होती थी मेसोपोटामिया में, जिसको पियर्स कर दिया जाता था, है ना, सेंटर से, और उसमें एक स्टिक तरीके की फिट कर दी जाती थी और उसको रोल किया जाता था वेट क्ले के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेसोपोटामिया की सील जो है वो एक वेट क्ले के ऊपर लगी हुई है, और ये सील है, ये सील है, ठीक है, दिस इज अ सील। तो सिलेंड्रिकल सील आपको दिख रही है, ये सिलेंड्रिकल सील दिख रही है यहाँ पे। इन सिलेंड्रिकल सील्स पर कुछ इंप्रेशंस बने हुए हैं, कुछ चीजें बनी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, कुछ सिंबल्स और साइंस बने हुए हैं, और ये है वेट क्ले, ठीक है, ये है वेट क्ले। और इस वेट क्ले में इस इंप्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, अब ये जो है वो, ये जो सील बनी है ना, ये सील यहां से पूरा हॉलो है अंदर से, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हो आप, पियर्स करके बीच में से रोल ओवर कर सकते हो वेट क्ले पे, ये। अब इसको आप, ये वेट क्ले है, मतलब उस पहले ये वेट है, इसके ऊपर आप इसको रोल कर दो तो इसमें जो इंप्रेशंस बने हैं वो उभर करके चले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी आपको जो संरचनाएं हैं, एविडेंसेस है, वो मिल जाएंगी, ठीक है। अपना इनका जो है वो इंपॉर्टेंस है, ये हमें बहुत सारे एविडेंसेस के तौर पर सर्व करती हैं। तो होपफुली आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ये जितना भी आज हमने पढ़ा है, इसमें पर्पस यही था कि आपको समझाया जाए कि धीरे धीरे मेसोपोटामिया में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई, और अर्बनाइजेशन ने प्रॉब्लम्स के साथ साथ में कैसे मेसोपोटामिया को सॉल्यूशन भी दिया। तो ऐसे लेक्चर्स कॉन्टिन्यूअसली आपको मिल रहे हैं। बहुत जल्द हम 11th के बाद 12th में भी एंटर होंगे, और आपके साथ अपनी हिस्ट्री को पूरी तरह से आपको बहुत बढ़िया कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन और इंटरैक्टिव तरीका है ताकि मैं और मेरे जैसे बाकी टीचर आपको पढ़ा सकें, और वो इंटरैक्टिव तरीका क्या है, अनअकैडमी का ऐप। तो आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके बहुत अच्छे से इसको और पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, तो देखो यहां पर रियल टाइम इंटरैक्शन कर सकते हो आप टीचर के साथ में, ठीक है। रियल टाइम इंटरैक्शन करने का मतलब है कि आपके मन में आ रहा है कि डाउट पूछ लें, आपका मन कर रहा है कि आप अपना कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ चैट ऑप्शन एंड इमोजीज, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन तुरंत टाइप कर दिया क्वेश्चन टैब में, और आपको आंसर मिल गया, टीचर ने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। पोल्स वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आपने पोल्स को सॉल्व किया, और इस तरीके से क्विजेस से आपको पता चल गया कि कितना हमने सीखा है, ठीक है। इसके बाद आपका और थोड़ा इंटरैक्टिव तरीके से उसमें इन्वॉल्व होने का मन है, आपने फ्रेंड्स को कहा यार चलो हम ये सॉल्व करते हैं क्विज साथ में, और हम देखते हैं कि हमने कितना लर्न करा है। तो आपके पास ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स के साथ कंपीट करने का, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई को एफोर्डेबल ना होने की वजह से, या पढ़ाई को एक्सेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एफोर्डेबिलिटी, सो वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट। आप जाइए, अटेम्प्ट करिए, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और आप अपने सपने को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। ये सब कुछ करने के लिए आपको मैं एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध करा रहा हूं। आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब ये जाएं इस ऐप पे तो आप ये कोड इस्तेमाल करें, इस कोड के थ्रू आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स और फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आप सोशल स्कूल चैनल को फॉलो करिए टेलीग्राम पर, अपने फ्रेंड्स को फॉलो कराइए, और हमारे साथ अपनी लर्निंग के एक्सपीरियंस को और रिच करते रहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बने रहना है सोशल स्कूल के साथ, मेरे साथ। थैंक यू सो मच।